हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और ये चैप्टर 6 है। आप सभी को पता है कि अभी हम क्लास 6 साइंस बुक पढ़ा रहे हैं। चैप्टर 6 है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। इस चैप्टर में दिखाया गया है कि हमारे चारों चारों ओर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। हमारे जो आसपास में जो भी परिवर्तन होते हैं उसके बारे में बताया गया है। एक तरह से देख ले तो हम अपना ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मतलब हम मनुष्य से पहले बच्चे, उसके बाद फिर जवान, उसके बाद बूढ़े। ऐसे ये भी एक परिवर्तन ही है। जैसे कोई पौधा हो गया, वो छोटा था, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। क्या है? परिवर्तन हो रहा है उसमें। हमारे आसपास में जितने भी चीजें होती हैं उन सब में परिवर्तन होते हैं। मतलब जो सजीव होते हैं उन सब में परिवर्तन होते हैं। तो इस चैप्टर में इसी के बारे में बताया गया है। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थायी। इसमें उत्क्रमित परिवर्तन के बारे में बताया गया है। ये देखिए यहाँ पे सब, जैसे ये लड़की है, हम इस चैप्टर में मेन मेन पॉइंट को ही देखेंगे। ठीक है। ये एक गुब्बारा को, मतलब मुंह से हवा भर रही है तो क्या हो रहा है? गुब्बारे में परिवर्तन हो रहा है, उत्क्रमित किया जा रहा है। तो ये गुब्बारा उत्क्रमित फुला के उत्क्रमित कर रहे हैं इसको। इसमें परिवर्तन लाया जा रहा है गुब्बारे में। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये हवाई जहाज है। कागज को मोड़कर बनाया गया खिलौना हवाई जहाज बना रहे हैं। ये भी परिवर्तन लाया जा रहा है, कागज में परिवर्तन लाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, उसी गुब्बारे को लीजिए जिसका कार्यकलाप एक में उपयोग किया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है। उसको उसके पूरे आमाप में फुलाइए। मुख्य को पतले धागे से कसकर बांध दीजिए। जो उसका फूलने के बाद मुख्य पर होता है उसको पतले धागे से बांध दीजिए। गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए। ओह, तो गुब्बारा तो फट गया। तो फिर क्या हम उस गुब्बारे को फिर उसी तरह फुला सकते हैं? अगर उसमें छेद हो गया है तो वो उसे हम फिर उसी तरह नहीं कर सकते। अब ये आटा गूंदा हुआ है, इसको हम रोटी बना लेंगे तो फिर इसको हम ये आटे में परिवर्तित नहीं कर सकते। इसमें यही बोल रहा है अस्थाई और अस्थाई परिवर्तन के बारे में। उत्क्रमित परिवर्तन और अनुत्क्रमित परिवर्तन। उत्क्रमित परिवर्तन जैसे हो गया कि हम उसमें दोबारा कोई चेंज नहीं कर सकते। जैसे ये एक रोटी बन गई। ठीक है। इसमें सिर्फ यही हमारे चारों ओर के परिवर्तन के बारे में ही देखा गया। ये देखिए, क्या परिवर्तन करने से अन्य अन्य तरीकों से हो सकता है। अब ये औजार बनाना सिखा रहा है कि इसमें परिवर्तन करके कैसे औजार बनाया जा सकता है। जैसे अब लोहे, ये सारे औजार जो है लोहे से बने हुए हैं। तो ये लोहे को प्राय क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, फिर उसके आकार में परिवर्तन किया जाता है। उसे किसी को पीट कर, किसी तरह उसको परिवर्तन करके उसको एक, मतलब औजार का माप दिया जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? सब में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। जैसे कुछ सामान्य परिवर्तन यहाँ पे, कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा। ये पूछ रहा है उत्क्रमित किया जा सकता है? तो इसे हम नहीं कर सकते, क्योंकि कच्चे अंडे से तो उबला हुआ अंडा कर सकते हैं, लेकिन उस उबले हुए अंडे को हम फिर से कच्चा नहीं कर सकते। तो ये उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। जैसे गाढ़े घोल से इडली बनाना, जब एक बार इडली बन जाएगी तो क्या हम उसे गाढ़े में परिवर्तित कर सकते हैं? नहीं। तो ये भी हो जाएगा, उत्क्रमित नहीं किए जा सकते। गीले कपड़े से सूखे कपड़े, ये उत्क्रमित हो सकता है। सूखे कपड़ों को हम फिर से गीला कर सकते हैं, फिर से सुखा सकते हैं, फिर से गीला कर सकते हैं। तो इसे हम उत्क्रमित कर सकते हैं। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी क्वेश्चन आंसर के लिए। ठीक है। आप देखिए, जैसे ऊन से धागे से बुना हुआ स्वेटर, ऊन के धागे से एक बार स्वेटर जब बुन जाएगा तो वो हम उससे उभार तो सकते हैं, फिर से ऊन ला सकते हैं, लेकिन पहले जैसा जो ऊन था वैसा नहीं रहेगा। अनाज से बनाया गया आटा, क्या आटे को फिर से अनाज बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। दूध, ठंडे दूध को गर्म दूध,
ठंडे दूध को गर्म दूध कर सकते हैं, लेकिन गर्म दूध को भी ठंडा दूध कर सकते हैं, तो ये क्रमित किया जा सकता है। ऐसे ही ये सारे हैं, कली से फूल और फिर फूल से कली तो नहीं कर सकते हैं, दूध से पनीर बना सकते हैं, लेकिन पनीर से फिर दूध नहीं बना सकते। इसमें यही सब दिया गया है। ठीक है, उत्क्रमित किया जा सकता है, कौन कौन से जो है इसमें उत्क्रमित किए जा सकते हैं, कौन कौन से उत्क्रमित नहीं किए जा सकते हैं। इसमें यही है, ये देखिए, धातु ऋण जड़ित बैलगाड़ी का पहिया बनाया गया है। ये देखिए, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जला के इसे बुझा दिया, तो इसका जो मोमबत्ती का आकार था ये पहले बड़ा था, अब ये जलने के बाद छोटा होता जा रहा है। यहाँ पे दिखाएगा मोम को गर्म करके इसे पिघला देगा, फिर इसे अगर छोड़ देगा तो वो ठंडा हो जाएगा, फिर वो मोम मोम हो जाएगा। तो हमारे चारों ओर कैसे परिवर्तन किया जा सकता है इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही है कि परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, अस्थाई और अस्थाई, जिसे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन कहा जा सकता है। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही है। इस चैप्टर का जो आंसर क्वेश्चन है उसको मैं दूसरे वीडियो में कर दूंगी। ठीक है, अब जो है चैप्टर 7 है, पौधे को जानिए। हमारे आसपास में जो भी पौधे हैं, पेड़ पौधे, उन सब के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये पौधे यहाँ पे दिखाया गया है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई एकदम छोटा है। हाँ, ये पेड़ पौधे, इन सबको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। देखिए, ये इसमें बताया गया कौन सा शाख है, कौन सा झाड़ी है और कौन सा वृक्ष है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे इसका ये देखिए, चित्र के अनुसार हम समझाते हैं आपको। ठीक है, ये जो है ये शाक पौधा हो गया, जो मतलब वो, जैसे ले लीजिए धनिया का पौधा, आपने देखा होगा, धनिया का पेड़ पत्ता होता है, धनिया पेड़ होता है जो पौधा, उसको हम शाक बोलते हैं, पौधा बोलते हैं उसको, छोटा धनिया पौधा ले लीजिए, उसे एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए धनिया, तो उसे हम शाक बोलते हैं। जैसे हरे एवं कोमल तने वाले पौधे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं शाक। ये हरे एवं कोमल तने वाले जो पौधे होते हैं क्या कहलाते हैं, हम इन्हें कहते हैं शाक कहते हैं। जैसे अब इसका ये ले लीजिए, ये हो गया शाक हो गया। अब ये झाड़ी, झाड़ी देख लीजिए, ये बी में है जो झाड़ी है, कैसे इसे नीचे से ही झाड़ी झाड़ी जैसा ही दिख रहा है, इसका हम ये देख लेते हैं। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है तथा तना कठोर होता है, परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इसे झाड़ी कहते हैं। जैसे अ, अड़हुल का फूल होता है, वो भी एक प्रकार का झाड़ी हो गया, और अड़हुल का फूल हो गया, और याद नहीं आ रहा है, ऐसे झाड़ी टाइप के बहुत सारे होते हैं झाड़ी। अब ये ले लीजिए वृक्ष, वृक्ष तो आप सभी को पता हो गया, आम अमरूद जामुन ये सब वृक्ष में आ गए। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसकी परिभाषा, कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे गहरे होते हैं, इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है, इन्हें हम क्या कहते हैं, तो वृक्ष कहते हैं। ये आ गया समझ में आपको, शाख झाड़ी एवं वृक्ष। शाख के तने कोमल होते हैं और पत्ते हरे होते हैं, और झाड़ी जो होते हैं ये, इसके तने कठोर होते हैं, और ये होते हैं बहुत ही लंबे पौधे होते हैं, जिन्हें हम वृक्ष कहते हैं, बहुत ही लंबे पौधे होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए विसर्पी लता, और ये बोलते हैं इसे आरोही। विसर्पी लता जो जमीन पे ही होते हैं, जैसे आप गांव में देखते होंगे विसर्पी लता, और जैसे ये दिखा रहा है खरबूजा तरबूजा, ये सब विसर्पी लता हो गए। एक और होता है, सलाद खाते हैं, क्या होता है वो, खीरा हो गया आपका, खीरा भी नीचे ही जमीन पे ही फरता है, तो उसे भी हम विसर्पी लता में ही वो आता है, वो सब विसर्पी लता में आता है, जो जमीन पे ही अ, पसर जमीन पे ही वो अपना फल देता है। ठीक है, और ये जो आरोही लता हो गया, ये किसी चीज या किसी लकड़ी के सहारे, किसी पेड़ के सहारे, किसी
किसी भी या फिर दीवार के सहारे ये ऊपर की तरफ चढ़ते जाते हैं, ये आरोही लता यानी ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो इसे हम आरोही लता कहते हैं। ठीक है, जैसे आरोही लता में हम लोग ले लेते हैं कद्दू हो गया, घिया हो गया, ये सब के पौधे आरोही लता, क्योंकि झाड़ वगैरह लगा देते हैं तो वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगते हैं। और ये खीरा हो गया, ये नीचे की तरफ ही जाते हैं। आरोही लता में आपका आ जाता है, जैसे सब्जी में ले लीजिए करेला हो गया, इन सब पौधों को हम आरोही अवरोही लता में कहते हैं। ये देखिए, ये विसर्पी लता, कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाता है, इसे हम विसर्पी लता कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम चित्र में भी देख सकते हैं। और ये हो गया आपका आरोही लता, ऊपर चढ़ जाते हैं ऐसे पौधे जो मतलब किसी चीज की सहायता से, जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं, उन्हें हम आरोही आरोही लता कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कहना है झाड़ी तथा विसर्पी लता के दो दो पौधों के नाम बताना है आपको। ठीक है, अब आइए हम यहाँ तने के बारे में जानते हैं। ठीक है, तना किसे कहते हैं? अभी तने में पत्तियां, शाखाएं, कली, फल व फूल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है तना का जो है कार्य क्या होता है, ये हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। तना का कार्य क्या होता है? गिलास को 1/3 जल से भरे, जल में लाल स्याही की कुछ बूंदे डाल दे, साग के तने को गिलास में रखे, जैसे चित्र 7.6 में दिखाया गया है, यहाँ पे देख रहे हैं आप। ठीक है, अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन कीजिए, क्या इन साग के कुछ भाग लाल नजर आते हैं? आपने देखा कि तने में रंग ऊपर चढ़ गया। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियां और सिराओं में भी आ जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग कहाँ से तथा तक सॉरी यह लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुंचा? मतलब ये बताना चाहता है कि तना का कार्य क्या है। तना का जो कार्य है, जो जल होता है, जल को पूरे टहनी, पत्ती और फूल में जो है पहुंचाने का काम करता है तना। ठीक है, इसमें यही बताया गया है। तने में जल ऊपर चढ़ता है, देख रहे तने से क्या है, जल और जो भी खनिज पदार्थ होती है जो ऊपर चढ़ता है। तने का काम हो गया। अब ये पत्ती का बता रहा है कि पत्ती में क्या क्या होते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ से चित्र से देखते हैं पत्ती को। ये पत्ती जो, ये हो गया तना आपका, और ये जो पत्ती से जुड़ी हुई है इसे क्या कहते हैं हम? पर्णवृत्त कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यह तने से किस प्रकार, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृत्त कहलाती है। पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। ये जो पत्ती का चपटा हरा भाग है ये पूरा, इसे क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। और ये जो साइड साइड का है इसे क्या कहते हैं? पटल। हाँ, और ये जो आपने देखा, ये तना हो गया, ये पर्णवृत्त हो गया, ये पत्ती का। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं पत्ती के बारे में। ये पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को सीरा कहते हैं। ये जो रेखित संरचनाएं हैं इसे हम क्या कहते हैं? सीरा। अब देखिए, क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी सीरा दिखाई दे रही है? क्या पत्ती के जो मध्य में है ये एक मोटी सिरा, इसे क्या कहते हैं हम? तो इसे हम कहते हैं मध्य सिरा कहते हैं। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या कहते हैं? सिरा विन्यास। ये जो पत्ती पे सिरा जैसे खींचे गए हैं आप सभी को दिख रहे हैं, इसे कहते हैं सिरा विन्यास। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा हो, आप देख रहे हैं ये जैसे जाली जैसा हो गया, तो इस सिरा विन्यास को क्या कहते हैं? तो जालिका रूपी विन्यास कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? तो ये जालिका रूपी विन्यास हो गया। अब ऐसे ही आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में यह सिराएं कुछ एक दूसरे के समांतर, ऐसे सिरा विन्यास को क्या कहते हैं? समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। जो एक समान से सिराएं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। ये देखिए,
पत्तियों में सीरा विन्यास समांतर। ये देखिए, ये समांतर समांतर से दिए गए हैं। ये देखिए यहाँ पे ये हो गया, इसे बोलते हैं पत्तियों में समांतर सीरा विन्यास। और ये जालिका रूपी, क्योंकि इसके बीच में एक ही सीरा विन्यास, ये जालिका के रूप में हो, जैसे हो गया केला का पत्ता हो गया, इस केला का पत्ता आ जाएगा एग्जाम्पल में, ये जालिका रूपी सीरा विन्यास हो जाएगा। ठीक है। ये पत्तियां का क्या कार्य है, जैसे अभी हमने जड़ का देखा, सॉरी तने का देखा था कि तने का कार्य क्या होता है, वैसे ये पत्तियां का कार्य बता रहा है, पत्तियां क्या कार्य करती है। इसको क्या किया गया है, कुछ पत्ती, हरित पत्ती को धूप में, जो पेड़ पौधे हैं उनके पत्ती को प्लास्टिक से बांध दिया गया है यहाँ पे। और कुछ दिन, दूसरे दिन बाद यहाँ पे देखेंगे कि इस पत्ती के अंदर जो है कुछ पानी की आपको बूंदे दिखाई देंगी। तो उस बूंद जो पानी के अंदर होंगे, उस उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। जैसे इसमें ये बांधने पे यही दिखाया गया कि पतिया का क्या कार्य होता है। इसमें यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो यही सब दिया गया है। वाष्पोत्सर्जन, जल की यह बूंदे पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती है, इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल से छोड़ते हैं। ठीक है, वायुमंडल से छोड़ते हैं। आप इसके विषय में अध्याय 14 में पढ़ेंगे, बोला अध्याय 14 में इसके बारे में और पढ़ाएंगे आगे। बाकी इसमें और कुछ नहीं है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। और पत्तियां का कार्य क्या होता है कि पत्तियां प्रकाश के द्वारा, प्रकाश संश्लेषित पत्तियां प्रकाश द्वारा क्या करती है, हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियों का काम क्या होता है, तो पत्तियों का काम होता है भोजन बनाना। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा तना का काम क्या होता है, तो तना का काम जो होता है, खनिज जो जल और खनिज पदार्थों को जो होता है वो पत्ती और तने तक पहुंचाना, यानी पूरे पौधे में पहुंचाना। और पत्ती का जो भाग, पत्ती का काम क्या होता है, ये भोजन बनाना, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके ये भोजन बनाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ये हरी पत्ती लिया गया है, पानी गर्म करके इसमें आयोडीन विलयन मिलाया गया है। ठीक है, आप देखते हैं कि इस पत्ती का रंग जो है बैगनी कलर का हो गया है। ठीक है, ये पौधे को जल दे रहा है। ये जड़ रहित खरपतवार और जड़ सहित खरपतवार, ये है ए में जड़ सहित, और ये जड़ रहित मतलब इसमें जड़ नहीं है। ये देखिए चने का अंकुरित करके बताया गया है कि चने को अगर हम किसी सूती कपड़े में बांध देते हैं भिगो कर, तो उसमें अंकुरित होने लगते हैं चने। ठीक है, अंकुरन निकलने लगते हैं। ये देखिए, ये जो है मूसला जड़ होती है और ये होती है रेशेदार। तो मूसला जड़ में क्या होते हैं, जालिका शिरा विन्यास होते हैं, और रेशेदार जो जड़ होते हैं उसमें समांतर शिरा विन्यास होते हैं। मतलब ये है कि जो जलिका, जैसे क्वेश्चन में आ गया कि जलिका शिरा विन्यास में कौन से जड़े होते हैं, तो जलिका शिरा विन्यास में क्या होते हैं, तो जलिका शिरा विन्यास में मूसला जड़े होते हैं, और समांतर जो शिरा विन्यास की पत्तियां होती है, तो उसमें कौन से जड़े होते हैं, तो रेशेदार जड़े होते हैं। अगर हमें जड़ नहीं दिया है, अगर ऊपर से हम पत्तियों को देखकर हम जड़ का भी पता लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, जैसे अगर जालिका शिरा विन्यास अगर पत्ती होगी तो उसमें कौन सा जड़ होगा, तो ये मूसला जड़ होगा। और समांतर शिरा विन्यास की पत्तियां होंगी, ठीक है, तो उसमें कौन से रेशेदार जड़ होंगे। रेशेदार जड़ जैसे ले लीजिए प्याज का हो गया, लहसुन हो गया, ये सब हो गए रेशेदार जड़। और मूसला जड़ में ले लीजिए जैसे गाजर हो गया, ये सब हो गया मूसला जड़। यहाँ पे इसका डेफिनेशन भी दिया गया है, रेशेदार जड़, मूसला जड़ का। ये देखिए पत्तियां भोजन संश्लेषित करते हैं। हमने देखा कि जड़ें
मिट्टी से क्या करती है, जड़ जो है मिट्टी से जल और खनिज को अवशोषण करती है, और तना का जो काम होता है वो जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाता है। और पत्तियां का काम क्या होता है, तो ये भोजन को संश्लेषित करती है, यानी भोजन बनाती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जड़, तना और पत्ती का जो वर्क होता है वो है, जड़ का वर्क होता है मिट्टी से जल और खनिज पदार्थ को अवशोषण करती है, और जो तना होता है उसी जल एवं खनिज पदार्थ को पत्तियों और अन्य भागों तक पहुंचाती है, और पत्तियां क्या करती है, इन सबको मिला के भोजन तैयार करती है। ठीक है, अब आइए हम यहाँ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं पुष्प के बारे में। ठीक है, पुष्प के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये आपको दिख रहा है खाली डंठल जैसा, हाँ, इसे हम बोलते हैं पत्ती विहीन शाखा। ये है आपका पत्ती विहीन शाखा। ठीक है, और इसमें जो थोड़े थोड़े पत्ती पत्ती दिख रही है, पत्ती सहित शाखा हो गया ये। और इसमें फूल और पत्ती दोनों दिख रहे हैं, तो पत्ती एवं पुष्प सहित शाखा। अब देखिए ये जो है फूल हो गया, ये खिला हुआ फूल, और ये है पुष्प। इसे हम बोलते हैं पुष्प कलिका बोलते हैं, और ये हो गया ये पूरा पुष्प, यानी कली हो गया है, और ये पूरा खिला हुआ फूल हो गया। ठीक है, तो ये जो इसमें का ये बाह्य वाला जो भाग दिख रहा है आपको, ये वाला, इसे हम बोलते हैं बाह्यदल। इसमें भी यहाँ पे देख रहे हैं आप। ठीक है, ये हो गया, ये बाह्यदल हो गया, और इसे हम बोलते हैं पंखुड़िया। ये खिल गया है, तो खिले हुए में पुष्प में पंखुड़िया ये हो गए, और ये जो अभी कली है उसमें पंखुड़िया ये हो गया। इसी के बारे में यहाँ बताया, खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है, यह पुष्प की पंखुड़िया है। जैसे खिले हुए पुष्प में ये भाग कौन सा कहलाएगा, तो पंखुड़िया कहलाएगी। ठीक है, और इसके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियाँ कहाँ बंद थी, तो कलिका का प्रमुख भाग कौन सा है, यह, क्या आपने ध्यान दिया कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देते हैं, इन्हें बाह्यदल कहते हैं। ये पत्ती जैसी दिखाई दे रही है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, बाह्यदल बोलते हैं। अब आइए हम इसमें देखते हैं, ये जो हो गया ये पराग कोष कहते हैं। यह पौधे के अंदर जो होता है, देखा होगा आपने, जैसे हम कौन सा अड़हुल का फूल ले लेते हैं, उसमें रहता है ऐसा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये हो गया ये पराग कोष हो गया। और ये जो चारों तरफ होती है ये पुंकेसर हो गई, और जो एक बीच में होती है डंठ जैसी, उसे हम बोलते हैं स्त्री केसर, ये एक ही होता है। बाकी जो पुंकेसर होता है वो पांच चार पांच होते हैं, और जो स्त्री केसर होती है वो एक ही होती है इसमें। ठीक है, आप ध्यान से इस फूल को देखिए, एक मिनट। ये देखिए, ये आपको हरा, थोड़ा हरा में दिख रहा है, ये एक ही है, इसे हम बोलते हैं स्त्री केसर। और ये तीन चार जो दिख रहे हैं आपको, ये पुंकेसर हो गया, और ये जो पुंकेसर के ऊपर जो लगे हुए देख रहे हैं, इसे हम परागकोश बोलते हैं। ठीक है, देखिए पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। जैसे आप सभी ने देखा, पुष्प के केंद्र में ये स्थित है, इसे स्त्री केसर कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमें अभी अपने ऊपर पढ़ा है, क्या बोलते हैं इसको, परागकोश बोलते हैं। ये जो ऊपर के भाग है ये सारे क्या है, परागकोश है, और इसे क्या बोलते हैं, ये जो लंबे लंबे दिख रहे हैं ये तंतु, ये पुंकेसर के भाग है। देखिए, ये पुंकेसर है, पुंकेसर का भाग है, इसे परागकोश बोलते हैं, और ये जो डंडा जैसा दिख रहा है इसे तंतु कहते हैं। हम देखिए, ये जो स्त्री केसर का ये बीच वाला भाग था पुष्प के, ये बीच वाला भाग क्या कहते हैं, इसे स्त्री केसर, इसी के अंदर आपका बीज होता है, बीज, जिसे हम बीजांड कहते हैं। ठीक है, ये स्त्री केसर, ये टोटल तो इसे स्त्री केसर कहते हैं। ये पूरा भाग जो है
क्या कहलाएगा, स्त्री केसर। अब स्त्री केसर में भी ये वाला भाग जो होता है इसे अंडाशय कहते हैं, ठीक है। और ये वर्तिकाग्र होता है। अब जो पुंकेसर था उसके ऊपर वाला जो भाग था उसे क्या बोलते थे, तो परागकोश बोलते हैं पुंकेसर के ऊपर वाला भाग को। और जो स्त्री के ऊपर वाले भाग को वर्तिकाग्र बोलते हैं। और ये जो भाग है वर्तिका है, और ये जो ऊपर का भाग है वर्तिकाग्र है। और ये अंडाशय है। देखिए इसको काट के यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ चित्र में एक यहाँ से काट रहा है ए में अंडाशय का कर्तन और अनुदैर्घ्य काट या अनुप्रस्थ काट। अनुदैर्घ्य मतलब ये लंबे तरीके से काटना, ठीक है। ये लंबे तरीके से काटना, ये हो गया अनुदैर्घ्य हो गया, और ये अनुप्रस्थ हो गया, यानी बीच से काट लेना। जैसे आप अपने बॉडी को ले लीजिए, अगर सर से लेके बीचे बीच ऐसे किसी मनुष्य को ऐसे बीचे बीच ऐसे काट दिए, सीधे ऐसे काट दिए, तो वो हो गया अनुदैर्घ्य हो गया। वो क्या हो गया, अनुदैर्घ्य। और या फिर इसका गर्दन अलग कर रहे हैं, टांग अलग कर रहे हैं, कमर की धड़ से काट दिया, हाँ, तो वो हो गया अनुप्रस्थ। यानी अगर ऐसे सीधे खड़े काट रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे सीधे खड़े काट रहे हैं तो वो हो गया अनुदैर्घ्य। अगर बीच से काट रहे हैं तो अनुप्रस्थ। यहाँ पे काट के आपको दिखाया गया है, ठीक है। ये देखिए अनुदैर्घ्य तरीके से काटा गया है, तो इसके बीच का ये अंडाशय भाग दिख रहा है, बीजांड। और इसमें ये अनुप्रस्थ तरीके से काटा गया है, तो ये हो गया, इसमें ये बीजांड हो गया, ठीक है। देखिए अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती है, इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें हम बीजांड कहते हैं, ठीक है। ये चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। इस चैप्टर में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।